तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ के इसके ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि हमने कहा था कि पेपर के अकॉर्डिंग 100+ एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए हम लेके आएंगे ई पाठशाला चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि टर्म 1 का एग्ज़ाम वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो हमने सभी लोगों से कहा था कि यार सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस थे हम वो भी कवर करेंगे, और साथ में जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे क्वेश्चन, हम वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये 100+ क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पेपर में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लास 12th के सीरीज़ है ये। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जो था वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पे अपलोड किया हुआ है। नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री क्वेश्चन, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सभी लोग क्या कहते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग में जो 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं अगर चाहते हैं तो जो भी हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे वो सारा का सारा हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, जहाँ पे आप सभी लोगों के लिए काम होता रहता है, हम लाइव सेशन अटेंड करते रहते हैं। तो अगर आप उन प्लेटफॉर्म पे भी हैं तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो अगेन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वीडियो को 1.25x की स्पीड से देखिएगा। बहुत स्मूथली समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैप विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न। मैंने बताया था कि अभी अभी जो हमारी टीवी पे जो क्लासेस होती थी, एलईडी पे जो क्लासेस होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो अभी आपको इसमें थोड़ी देर तक एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक, बाकी फिर क्लासेस वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम एमसीक्यू सीरीज़ को हमने क्या कर रखा है, एमसीक्यू सीरीज़ को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, क्योंकि 100 क्वेश्चन देख पाना किसी बच्चे के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो को बनाने की कोशिश करी हुई है। पार्ट 1 के अंदर हम 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे, और पार्ट 2 के अंदर भी हम 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे। मतलब जैसे कि हमने कहा था ना कि 100+ होंगे क्वेश्चन, तो दोस्तों 100+ ही होंगे, मतलब 120 130 तक पहुंच जाएंगे। और स्मूथली आप इसे पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे पूछा हुआ है कि आप बताइए क्या द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी मतलब ये बताना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो बहुत से लोगों को जॉन मार्शल ही लगता है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट के अंदर जॉन मार्शल के बारे में, रखलदास बनर्जी के बारे में, REM व्हीलर के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। बट दोस्तों अगर आप लाइन पे फोकस करेंगे अपनी हिंदी वाली बुक में या इंग्लिश वाली बुक में, तो देखिए बहुत छोटी सी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में लिखते हैं, कौन लिखते हैं भाई? जो लिखते हैं वो हमारे SN रॉय है। तो SN रॉय इसमें आंसर ठीक होगा। सो दैट इज़ वाई आपको इसमें C टिक करना पड़ेगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के जो ऑथर माने जाते हैं वो SN रॉय बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आपको बताना है आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आपको पता होगा कि ये ब्रिटिशर्स को ना बहुत कीड़ा था, मतलब उन्हें बहुत कुछ जानना था हमारे भारत के बारे में। दैट इज़ वाई आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, जिनका मेन मकसद होता है ज़मीनों को खोदना, इतिहास के बारे में जानना, क्योंकि वो लोग हमें इंग्लिश पढ़ा के हमें माइंड से तो गुलाम बना चुके थे, लेकिन वो हमें पूरी तरीके से गुलाम बनाना चाहते थे। दैट इज़ वाई उन लोगों ने आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट बनाया और हमारे देवी देवताओं को, पुराने इतिहास को, कल्चर को ढूंढने की शुरुआत करी। तो भारत के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। अगर आप लोग हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, डायरेक्टर जनरल ASI का कौन है? यू नीड टू कमेंट मी, और आप ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब हमारा, यहाँ पे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिस वॉज सीम्स टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा अनयूजुअल और क्या कहते हैं, बहुत सा मैं कह सकता हूँ अनफेमिलियर, मतलब ज़्यादातर हमें नहीं लग रहा था, तो वो क्या था? वो था हमारा सांस्कृतिक योजन्स करके यहाँ पे बताया गया है।
ये एक्चुअली अगर आप पेज नंबर 23 पे जाएंगे ना, आप पेज नंबर 23 पे जाएंगे तो आपको उसके अंदर इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ब्लैंक भी छोड़ूंगा, आपको उसका आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट स्तूपा। देखिए होता क्या था कि गौतम बुद्धा है ना, जो गौतम बुद्धा, उनके मरने के बाद स्तूपा बनाए जाते थे। अब स्तूपा के अंदर गौतम बुद्धा या उनके जो फॉलोवर होते थे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें रखी जाती थी वो स्तूपा के अंदर रख दी जाती थी, स्तूपा के अंदर रख दी जाती थी। और स्तूपा के बारे में मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। पर इसमें पूछा हुआ है कि मौर्यन टाइम पीरियड पे, क्योंकि अशोक जो थे ना, वो आपको पता होगा कि भाई उड़ीसा के अंदर युद्ध हुआ था एक, है ना, जिसे हम कलिंगा वॉरियर बोलते हैं, कलिंग का युद्ध बोलते हैं। उस कलिंग के युद्ध के बाद गौतम बुद्धा ने अशोक ने पूरी तरीके से बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो ओल्डेस्ट स्तूपा यहाँ पे कौन सा था जो उस टाइम पीरियड पे कमीशन करके बनाने की कोशिश करवाई गई थी? तो यहाँ पे ऑफकोर्स सांची का स्तूप, ठीक है ना। सांची का स्तूप कौन से स्टेट के अंदर है वो सोच सकते हैं आप, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सांची के स्तूप के बारे में बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है। इवन यूपीएससी के एग्ज़ामों में, पीसीएस के एग्ज़ामों में इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, आप 12th क्लास में, लेकिन आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो यहीं से ही क्लियर होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीरंतकार। तीरंतकार का मीनिंग जो जैनिज्म के अंदर होता है वो क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है? तो यानी कि तीरंतकार एक ऐसा व्यक्ति जो जैनिज्म के अंदर किसी भी व्यक्ति को एज अ सुप्रीम और हाई लेवल पे लेके जाए, और यानी कि तीरंतकार वो व्यक्ति होता है जो दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व की नदी के पार ले जाना। अस्तित्व का नदी ये नहीं है कि नदी पार करवा लेना, कहने का मतलब सच, झूठ, मोह, माया, त्याग, इन सब से ऊपर उठ के अगर कोई इंसान आपको चीज़ों को समझा पाता है तो उसे हम तीरंतकार जैनिज्म के अंदर बोलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अभी तक क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 ही जैनिज्म के गुरु बन पाए हैं अभी तक, और 24वें हमारे महावीर वर्धमान थे। और फर्स्ट कौन थे ये पेपर के अंदर अभी रिसेंटली पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में पूछा हुआ था कि जैनिज्म के अंदर जो पहले गुरु थे या तीसरे गुरु थे या चौथे गुरु थे उनको किस सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट करा जाता है। मतलब सोचिए ये क्वेश्चन आ रखा है मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर, तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारा, आपको बताना है कि गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करने वाला पहला फर्स्ट सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के अंदर कौन सा एम्पायर था? तो वो कौन सा था? कुषाण लोग थे। याद रखना, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए थे, पर गुप्ता डायनेस्टी पे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इस्तेमाल हुए थे। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि इशू करने वाले कौन थे, ना ही कि यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, तो इस पे आपको फोकस करना होगा कि इशू किसने करा था? कुषाणों ने करा था। और कुषाण का किंग कौन था? मैंने अपने वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करा हुआ है। कुषाण का किंग अगर आपको पता है, जो बहुत फेमस किंग था कुषाणों का, वो कौन था मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमें बहुत सारे शंख के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, मतलब शंख बनाने के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो वो हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे घिसाई, पॉलिश, छेद बनाने के साथ साथ बहुत सारी प्रक्रिया है। तो इसमें कहाँ कहाँ बता रखा है? इसमें जुनहोद्रो बता रखा है, चाउनहोद्रो बता रखा है, लोथल बता रखा है और धोरावीरा। तो इसमें से एग्जाम्पल में से हमारा चाउनहोद्रो जो है सही एग्जाम्पल सेट होता है। अगर दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं तो हम उनको डाल सकते हैं, पर नागेश्वर और बालाकोट जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे समुद्र के पास वो बसा हुआ था। बाद में सामान जो है घिसाई के लिए, सफाई के लिए जो भी चीज़ें थी वो हमें चाउनहोद्रो, लोथल और धोलावीरा के केंद्रों में बहुत सारे जगह मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बस ये पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे शेल वाले, वो कहाँ मिल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने गलती कर दी। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था कि प्रयाग प्रशस्ति बनाई किसने थी, तो वो हरिसेन करके है। ठीक है,
हरिशेन करके हैं, प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखी थी, और प्रयाग प्रशस्ति में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने समुद्रगुप्त की अच्छाइयों के बारे में बताने की कोशिश करी है। समुद्रगुप्त की अच्छाइयों के बारे में बताने की कोशिश करी है। ये राजकवि थे समुद्रगुप्त के, संस्कृत के अंदर इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। इलाहाबाद के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट यूपी से बिलोंग करता है, स्टूडेंट मेरा, तो वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता रखा है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चरल ऑफ हड़प्पन्स, यानी कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चरल था ना, मतलब जो भी हड़प्पा के अंदर घर बनाए गए थे, उसमें बताया गया था कि देयर वर नो विंडो। मतलब अगर हम देखें तो उसमें एंट्रेंस गेट होता था, बट देयर वर नो विंडो अलोंग साइड द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे ना यहाँ पे कोई विंडो नहीं हुआ करती थी। कोई विंडो ना होने का कारण क्या होता होगा? तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो कोई विंडो ना होने का कारण ऑफ कोर्स है प्राइवेसी को मेंटेन करना। तो यहाँ पे वो लोग अगर क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं सबसे निचले स्तर वाले हिस्से पे अगर ये विंडो नहीं रखते होंगे तो इसका मतलब वो प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि यार कोई भी घर के अंदर ताका झाकी ना करे, इसलिए ग्राउंड लेवल का जो हिस्सा था उसके अंदर कभी भी इन लोगों ने क्या कहते हैं विंडो नहीं बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि महाभारत को ट्रेडिशनली किस ऋषि ने क्या कहते हैं अपना नाम देके बनाने की कोशिश करी? तो ऑफ कोर्स इसके बारे में बहुत जगह श्री गणेश बताया जाता है, लेकिन वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास जो हैं उन्होंने इसको क्या कहते हैं बहुत लंबे समय तक बनाया था, और फिर बाद में कहीं कहीं दिखाने की कोशिश करी जाती है कि श्री गणेश ने अपना दांत तोड़ के क्या कहते हैं इसे लिखा था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी मिलती है भाई, मुझे ज़रूर बताइएगा कि असल में वेद व्यास हैं या श्री गणेश है, कौन है। बट हम तो जी देखो भगवान का अस्तित्व मैं ऋषि से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने इसको लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन द 5th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के अंदर कौन आया था विजयनगर एम्पायर में जिसने विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन को, फोर्टिफिकेशन का मतलब था किलेबंदी, किलेबंदी को देख के वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा यार विजयनगर साम्राज्य के अंदर इतनी अच्छी तरीके से किलेबंदी, दीवारों को इतनी अच्छी तरीके से घेरा हुआ है, इवन खेतों को तक घेर रखा था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कौन थे? वो थे हमारे अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो थे आप देख सकते हैं दूत थे जो फारस के उस समय 15वीं शताब्दी के अंदर कालीकट क्या कहते हैं कालीकट करके भेजे गए थे उस टाइम पीरियड के अंदर, और फिर उन्होंने शहर देखा, आसपास के जंगल देखे और उसके कृषि के क्षेत्र देखे, जहाँ पर उन्हें लगा कि यार मतलब इतना अच्छी तरीके से इसका फोर्टिफिकेशन करा हुआ है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है कि हु वॉज द अमंग फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन जो भिक्खु बनी थी, मतलब गौतम बुद्धा के उसमें वो कौन थी? तो वो थी उनकी माता जी, यानी कि उनकी स्टेप मदर, जिन्हें हम महाप्रजापति गौतमी बोलते हैं। ठीक है, यशोधरा तो उनकी बचपन की मदर थी जो पैदा होते ही मर गई थी, मतलब उन्होंने बर्थ दिया गौतम बुद्धा को और वो मर गई। लेकिन फिर उसके बाद उनकी जो स्टेप मदर आई थी महाप्रजापति गौतमी, वो संघ में शामिल हुई थी और संघ की पहली भिखवाइन जो थी वो बनी थी। मतलब कितना इनक्रेडिबल था कि मतलब उन्होंने अपनी मदर को ही पहला भिक्खु बनाया और भिखवाइन बनाया, और सोचिए मतलब एक मंक बनाया एक तरीके का, जो आगे चलकर थेरी बनी। थेरी कहने का मतलब क्या होता है, थेरी के बारे में, थेरा और थेरी मैंने अपने वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी हुई है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी थेरी के बारे में पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। देखो महानवी डब्बा, महानवी डब्बा हमें मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था जो एक काफ़ी क्या कहते हैं हाइट पे था, काफ़ी हाइट पे था, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा बोलते हैं कि ये फैला होता है, स्क्वायर समथिंग में फैला हुआ था, किलोमीटर तो नहीं, इतने में फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि आप ये बताना है कि इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है ये रिलेटेड किससे? तो ये रिलेटेड है हमारे किंग के पैलेस से। ठीक है, किंग के पैलेस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है ये। अगर आप पेज नंबर अपना बुक का क्या कहते हैं पेज नंबर 180 देखेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में मेंशन करा गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 था ये, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डायनेस्टी आई थी, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अरिविदु डायनेस्टी। बट यहाँ पे जो क्या कहते हैं आपके कृष्णदेव राय थे, वो आपके तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दैट इज़ ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन फोकस करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मतलब मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी का मतलब ये होता है कि लगभग क्या कहते हैं 500 से लेके 500 सीई से लेके ज़ीरो से, मैं कह सकता हूँ 0 से 1000 सीई के मिड में, बीसीई के मिड में, मतलब 0 से 1000 बीच में जो उसका मिड बोला था वो 500 बीसी बोला जाता है। 500 बीसी के टाइम पीरियड के अंदर बहुत से समाज में पूरे विश्व के अंदर टर्निंग पॉइंट देखने को मिला था, और उन सभी टर्निंग पॉइंट में से सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट क्या था वो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए ऑप्शन ठीक होगा कि थिंकर्स द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब वो कॉस्मिक ऑर्डर को जानना चाहते थे। कॉस्मिक ऑर्डर का कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि इंसान अगर एक धरती पे आया है तो उसका काम क्या, खाना, मौज लेना, मर जाना, यही होता है या कुछ और भी होता है। तो इंसान ऐसे सीक्रेट्स को जानना चाहते थे, वो फाइंड आउट करना चाहते थे कि समाज में चीज़ें कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब आपको बताना है कि श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब किस सिख गुरु ने कंपाइल करी थी, यानी कि पूरी करी थी। तो वो हमारे क्या कहते हैं आपके बाबा फरीद की चीज़ें थी, उसमें रविदास की थी, कबीर की बानियाँ थी। तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु माने जाते हैं, गुरु अर्जुन देव, बी ऑप्शन इसका सही होगा। गुरु अर्जुन देव माने जाते थे, जिन्होंने गुरु आदि ग्रंथ साहिब लिखा था और फिर बाद में इसे गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा हुआ है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो एग्निमेटिक यानी कि रहस्यमयी जो है, रहस्यमयी, आज भी ये रहस्यमयी क्यों है। तो उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि आज की डेट में भी ये पढ़ी नहीं गई है, ये अनडेसिफाइड है टिल डेट तक। और वो तो इजिप्शियंस के आसपास की जो इराक की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, वो तो पढ़ी जा चुकी है, बट हड़प्पा सभ्यता की आज तक लिपि नहीं पढ़ी गई है। दैट इज़ वाई ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, इनक्रेडिबल है। क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहना। सातवाहना का बेस्ट नोन रूलर कौन माना जाता है। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, याद रखिएगा ये वो लोग हुआ करते थे जो अपने नाम क्या कहते हैं, नाम के पीछे माता का सरनेम लगाया करते थे, नहीं कि पिता का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है कि विनय पिटाका, सूत पिटाका, अभिधम पिटाका को असल में हम लोग कहते क्या हैं। तो उसे हम त्रिपिटाका कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटाका। क्यों त्रिपिटाका हम लोग इसलिए कहते हैं कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद, बुद्धा के मरने के बाद हम लोगों ने उनके रिचुअल्स को 3 चीज़ों में रखा था, और जिसे हम त्रिपिटाका बोलते हैं, जिसमें किसी में उनके नियमों के बारे में, किसी में उनकी फ़िलॉसफीज़ के बारे में, किसी में जो उनके भिक्षु हुआ करते थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसे समझ पा रहे होंगे। और अगेन मैंने आप सभी लोगों को कहा कि वीडियो को 1.25x की स्पीड से देखिएगा और वीडियो आपको काफ़ी समझ में आएगी, मस्त मक्खन की तरह आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिए। पेपर में मैं कह रहा हूँ 120 क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो उसमें से भाई 50 क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस है, और यही क्वेश्चन आएंगे। लिख के ले लो मेरे ई पाठशाला चैनल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि फॉलोइंग टेम्पल्स, देखिए विजयनगर एम्पायर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर कम से कम 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स मिले थे।
और आज हम अपनी वीडियो के अंदर 60 के लगभग क्वेश्चन ही कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का पहला ही पार्ट है। 120 क्वेश्चंस कवर करना, कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सेम टेम्पल्स के बारे में पूछा हुआ है कि विजयनगर टेम्पल के अंदर आपको बताना है ऐसा कौन सा टेम्पल था जिसमें राजा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए उस टेम्पल का इस्तेमाल करता था। तो वो था हमारा हज़ारा राम टेम्पल। अब हज़ारा राम टेम्पल की एक खासियत थी, एक इम्पॉर्टेंस थी। अब वो इम्पॉर्टेंस क्या थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। और ये आपको भाई ज़रूर बताना है इसका आंसर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है अर्थशास्त्र के रचयिता। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत आसान है, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, यानी कि वो बताना चाहते थे चंद्रगुप्ता को वो बताना चाहते थे कि साम्राज्य समाज जो है आपका, वो यानी कि जो आपका डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी, उसको रूल करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ही पूछा हुआ है 22, आपको बताना है कि राय और नायक्स जो विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। क्या वो हिंदी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे? नहीं, वो बोलते थे आपकी कन्नड़ एंड तेलुगु। मलयालम भी नहीं बोलते थे, मलयालम बाद में आई थी। इसलिए कन्नड़ा और तेलुगु लैंग्वेज जो है वो सही मायने में क्या कहते हैं, एक उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो इस्तेमाल करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल वीकेंड द विजयनगर किंगडम। कौन सी बैटल थी जिसने क्या कहते हैं विजयनगर एम्पायर को कमज़ोर कर दिया? तो बैटल ऑफ तालीकोटा। अब बैटल ऑफ तालीकोटा को किसी दूसरे नेम से भी जाना जाता है, अनदर नेम से भी जाना जाता है। तो वो अनदर नेम कौन सा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे कमेंट करके बताइएगा अनदर नेम कौन सा है वो। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी बेगम थी जिन्होंने सांची के स्तूप को बनाने में प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण में मदद करी थी। मतलब जैसे कि हमें पता है कि यार मौर्य के टाइम पीरियड से ये बनता आ रहा है, मौर्यंस ने इन लोगों को क्या कहते हैं बनाया था, यानी कि अशोक ने स्पेशली इसको बनवाया था। लेकिन अशोक के टाइम पीरियड के कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 2000 साल बाद भी अस्तित्व में रहा था। और अगर ये अस्तित्व में रहा था तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको बनाने के लिए लोगों ने समय समय पर पैसे देते रहे वो लोग। और जिन्होंने पैसे दिए थे तो वो लोग कौन थे भाई? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे सुल्तान जहाँ बेगम। ओके, सुल्तान जहाँ बेगम। और यहाँ पे शाहजहाँ वो आपके क्या कहते हैं ताजमहल वाले नहीं हैं, ये भोपाल वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश वाले हैं जिन्होंने पैसा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि अणिमी और उलवार, इनको साउथ इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तमिल के अंदर आप याद रखिएगा, यहाँ पे उलवार को बड़े ज़मींदार कहा जाता है। तो यानी कि उलवार हो गए कौन? बड़े लैंड ऑनर्स। यहाँ पे भी उलवार कौन हो गए? बड़े लैंड ऑनर्स। लेकिन अणिमी को क्या बोला जाता है? अणिमी को यहाँ पे दास बोला जाता है, यानी कि अणिमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अणिमी स्लेव है। इसके लिए ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 25। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को 1.52x की स्पीड पे देखा है तो मुझे पता है कि यार आप बहुत स्मूथली चल रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है और बहुत यही अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, आप इसी के हिसाब से चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, देर आर स्पेशलिस्ट इन द एंशियंट एनिमल रिमेन्स। मतलब अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ना हमें कैसे पता चला होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कि वो कुछ जानवरों को पालते होंगे, किसी को खाते होंगे, या वहाँ पे उस प्रकार के जानवर थे, या वहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें उगाई जाती थी। अब क्योंकि हमें पता है कि अरे किसी को नहीं पता है कि 2600 या 2500 BCE से लेके लगभग 1900 BCE की कहानी है, इतनी पुरानी कहानी है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या हमें पता होगा कि समाज के अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। लेकिन यही है कि इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो बता देते हैं कि हाँ भाई कौन से लोग थे और कौन से लोग नहीं थे, या क्या पालते थे, क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्कोजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिन्हें हम हिंदी में
पुरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरा वेदी, ये मतलब आपकी बुकों के अंदर ये दे रखा है। तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, तो आप जैसे भी समझना चाहते हैं आप वैसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर एसोसिएटेड विद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव इज इनकरेक्ट। मतलब आपको बताना है कि बुद्धा को ना, देखो बुद्धा की शक्ल किसी ने नहीं देखी है, वो तो हमने बाद में इमेजेस बना दिए बुद्धा की, यार बुद्धा की इमेज ऐसी हो सकती है या बुद्धा ऐसे दिखाई देते होंगे। लेकिन अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ना, जब बुद्धा को लोगों ने माना नहीं था तो बुद्धा को लोग सिंबल की तरह प्रेम करते थे और बुद्धा को सिंबल की तरह देखा जाता था। तो उस टाइम पीरियड के अंदर सिंबल थे बहुत सारे, जैसे एम्प्टी सीट है मतलब खाली स्थान, व्हील है, चक्र है, बुद्ध ट्री है, स्तूपा है, इन सब से इनको रिप्रेजेंट करा जाता था। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, तो असल में यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। यानी कि बुद्ध ट्री ना उनकी बर्थ के लिए नहीं जाना जाता है, बुद्ध ट्री जहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, मतलब जहाँ पे उन्हें सच का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो आपका क्या कहते हैं एनलाइटमेंट वाली जगह थी, ना ही कि उनके पैदा होने वाली जगह। बाकी एम्प्टी सीट मेडिटेशन को दिखाई देती है, स्तूपा उनके महापरिवार निभाना को दिखाई देता है, व्हील उनके धर्मचक्र यानी कि उपदेश को दिखाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि गुरु और मेंटोर जो क्या कहते हैं कौरव और पांडव के गुरु थे और कुषाणों के गुरु थे, कौरव और पांडवों के गुरु थे। लेकिन एकलव्य जो था ना वो जंगलों में रहता था और एकलव्य को उन्होंने कभी भी डिसाइपल नहीं माना। तो वो कौन थे इसमें से, तो ऑफ कोर्स गुरु द्रोण थे। तो यहाँ पे ना बहुत से लोगों के दिमाग में एक माइथोलॉजी आती है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये बताइए कि अगर क्या कहते हैं गुरु द्रोण ने अपने क्या कहते हैं गुरु को, अपने चेले को, यानी कि अपने चेले को एक्सेप्ट भी नहीं करा था एकलव्य को, लेकिन एकलव्य ने फिर भी अपना अंगूठा काट के दे दिया, तो उसको अंगूठा नहीं जोड़ा जा चुका था। लेकिन जब गणेश जी का गला काट दिया गया तो गणेश जी का गला जोड़ दिया गया, और वो भी हाथी के उससे। तो ये थोड़ा सा लोगों को अलग सा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ कि अगर जब गर्दन जुड़ सकती थी तो अंगूठा क्यों नहीं जोड़ा गया। तो लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं, यू नीड टू फाइंड आउट ऑल्सो दीज थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। आपको बताना है कि जनपदास के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। नंबर 1, क्या ज़्यादातर जनपदों के अंदर राजा राज करते थे, ऑफकोर्स सही है। क्या कुछ जनपदों के ऊपर गण संघ या ओलिग्रेसी राज करते थे, ऑफकोर्स राज करते थे, पर वो राजा के अंडर में रहते थे। सभी महाजनपदों की अपनी कैपिटल होती थी और सभी अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड यानी कि किलेबंद होते थे, बिल्कुल सही। लेकिन महाजनपद न सिर्फ मगध, कौसाला, गांधारा, अवंती ये नहीं थे, 16 महाजनपद थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो होगा ना फर्स्ट, वो गलत है। सो दैट इज़ वाई हम इसमें बी टिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 16 महाजनपद थे, नहीं कि 4 महाजनपद थे। ठीक है, इतना आपने समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 हो गया। द स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट है और उसका रीज़न दे रखा है। यहाँ पे बोला हुआ है कि लगभग 500 BC के टाइम पीरियड के अंदर संस्कृत टेक्सेस लिखे गए थे जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड पे ब्राह्मण्स के कोड और उनके बिहेवियर्स या सोशल सोसाइटी जो होता था उनके जनरल फॉर्म्स को बताने की कोशिश करता था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। तो यानी कि आपको बताना है कि इसमें तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि इस टाइम पीरियड पे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे गए थे, यानी कि ए ठीक है, यानी कि ए ट्रू है, बट ए फॉल्स है, तो डी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र बनाए गए थे तो क्या सही मायने में ये ब्राह्मणों ने ऐसे क्या कहते हैं कोड्स बनाए हुए थे जिससे समाज के बिहेवियर को, सोसाइटी को जनरल फॉर्म में बांटा जा सके। तो सही मायने में बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब आर भी ठीक है, यानी कि आर फॉल्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। और यहाँ पे अब बच जाता है ए और बी, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी लिखा है बोथ ए एंड आर ठीक है, बट यहाँ पे क्या आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है,
ठीक है, तो यहाँ पे धर्मसूत्र धर्मशास्त्र बनाए इसलिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ साल भंजिका मोटिव इन द सांची स्तूप। तो याद रखना वो ऑस्पिशियस सिंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबलों में से माना जाता है। पेज नंबर अगर आप 100 में देखेंगे साल भंजिका, जो कहीं ना कहीं बहुत कोने पे एक लेडी है जो किसी पौधे को पकड़ के खड़ी हुई है। इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर इस लेडी ने किसी भी मरे हुए फूल को छू भी लिया तो वो खिलखिलाने लग जाता है। तो ये ऐसा अर्ली टाइम पीरियड के अंदर हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें बोला हुआ है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट पढ़नी है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये। आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अर्बन सेंटर डेवलप हुए थे, तो ऑफ कोर्स हुए थे। अर्बन सेंटर्स के अंदर कोई डिस्टिंग्विश फीचर थे, जैसे कि उनको केयरफुली क्या कहते हैं बनाया गया था, उनका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्ट्रीट और जो रोड्स थे वो अच्छे पैटर्न के अंदर काटे गए थे, बिल्कुल काटे गए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है, 1 2 3, तो तीनों ही ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तीनों ही ठीक है अगर, है ना, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि ऐसे इसमें से महाभारत का किरदार कौन था जिसने भीम से शादी करी थी, घटोत्कच की मदर थी और वो राक्षस थी। सोचिए वो राक्षस थी, कौन थी वो, हिडम्बा। हिडम्बा याद करिए, हिडम्बा थी वो। हिडम्बा के बारे में हमने महाभारत के अंदर पढ़ा हुआ है कि घटोत्कच, मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो एक ह्यूमन है तो वो किसी राक्षसी से कैसे शादी कर सकता है, वो किसी राक्षसी से कैसे शादी कर सकता है, मतलब ये तो यार बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन वही था कि कर ली उन्होंने। अब मुझे समझ में नहीं आया कि हिडम्बा से शादी भी हो गई, और हिडम्बा से जब शादी भी होगी तो उनसे एक बच्चा ही पैदा हो गया उनका, घटोत्कच। तो ये भी अलग ही चीज़ है, मतलब पास्ट की चीज़ें बिल्कुल अलग ही देखने को मिलती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ही वॉज कॉल्ड देवम प्रेम एंड प्रियदर्शी। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर देवम प्रेम और प्रियदर्शी बोलने वाला बंदा जो इस धरती पे था वो अशोका था। उसके सिक्कों के ऊपर और बहुत जगह हमें क्या कहते हैं, खरोष्टी लिपि के अंदर, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि थी, तो खरोष्टी लिपि के अंदर, ब्राह्मणी लिपि के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिली थी जिससे हमें समझ में आया कि अशोका था जो अपने आप को देवम प्रेम या प्रियदर्शी बोला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको सही मैच करके बताना है, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, किसी एक को पहले मैच कर लीजिए। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था कि अलेक्जेंडर कौन थे, वो फर्स्ट ASI थे, है ना, फर्स्ट ASI थे, यानी कि ऑप्शन ए जो मैच कर रहा है वो 2 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे पहले से देख लीजिए कि ऑप्शन ए में 2 है कहीं, ऑफकोर्स यहाँ है, चौथा है, फर्स्ट है, तो इट मीन्स ये तीनों ही गलत है। तो जब ये तीनों ही गलत है, तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए अपने आप ही ठीक होगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, यानी कि ठीक है। ये आपको बताना है कि पहला, फर्स्ट डायनेस्टी जो थी संगम डायनेस्टी थी, ऑफकोर्स बिल्कुल सही है। तुलवा डायनेस्टी जो थी वो अरिविदु डायनेस्टी के द्वारा रिप्लेस करी गई थी, ऑफकोर्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे कृष्णदेव राय सुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नहीं, वो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हरिहर बुक्का जो है अरिविदु डायनेस्टी के थे, नहीं, वो हरिविदु डायनेस्टी के नहीं थे। अब हरिहर बुक्का किस डायनेस्टी से थे, ये हमने जब एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तो हमने सबसे शुरुआत में बताया था संगम डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन मतलब 1 और 2 ही सही है। तो इसके हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इतना आपने समझ लेना है, ठीक है, इतना आपने समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पे ना आपसे इतना बड़ा ऑप्शन पूछ लिया है तो भाई ये थोड़ा सा मैं इसको क्या कहते हैं अवॉइड करूँगा। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अगर हैं, हिंदी वाले बच्चे हैं तो मैं उन सभी को बता दूं कि अगर आप अपने पेज नंबर क्या कहते हैं 147 पे जाएंगे, चाहे आप हिंदी में हो चाहे आप इंग्लिश में हो, अगर आप पेज नंबर 1 सेकेंड, अगर आप पेज नंबर 147 पे जाएंगे तो आपको पैराग्राफ दिखाई देगा।
और आपको इसका आंसर करके मुझे बताना है, ठीक है। आंसर करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि इसमें से सही पेयर कौन सा है, यानी कि रूलर और उनका रीजन, मतलब कौन सा प्लेस जो है सही मैच करता है। तो होशियार लोगों का उड़ीसा है, ऑफ कोर्स नहीं। सुल्तान वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट, करेक्ट पेयर बताना, सॉरी करेक्ट पेयर कौन सा है। तो इसमें करेक्ट पेयर जो है चोलास जो लोग थे वो तमिलनाडु से बिलोंग किया करते थे, तो ये सारा करेक्ट पेयर है। बाकी गजपति डेक्कन से बिलोंग नहीं करते थे, गजपति उड़ीसा से बिलोंग किया करते थे। सुल्तान जो थे डेक्कन से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और होशियार यहाँ पे कर्नाटका से बिलोंग किया करते थे। आगे पीछे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सही जो करेक्ट मैच है वो तमिलनाडु जो था वो बिलोंग करता है आपका क्या कहते हैं चोलास डायनेस्टी से। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि ऐसी कौन सी राजपूत प्रिंसेस थी जो क्या कहते हैं मेवाड़ से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और वो लॉर्ड कृष्णा की एज अ लवर जानी जाती है। तो वन ऑफ माय फेवरेट मीराबाई, मीराबाई जो थी उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्यार में या उनके भजन में या उनके सत्संगीत में बिता दिया। क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी 49 नहीं 40 है, मैं भावनाओं में बह गया। यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट जो है ना कृष्णदेव राय से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। नंबर 1 आपको बताना है कि ही वॉज डिफेटेड इन द बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी, नहीं वो बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी में नहीं थे। तो देखो फोर्थ ऑप्शन किसी में है, इसमें है, तो ऑफकोर्स ये फोर्थ ऑप्शन में ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखो फोर्थ ऑप्शन में ये भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से डी और सी तो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ है आपसे कि कृष्णदेव राया रूलर वॉज द करेक्टेस्ट एक्सपेंटेशन एंड कंसोलिडेशन। ऑफ कोर्स उन्होंने भाई क्या कहते हैं एक्सपेंशन की बात करी थी कृष्णदेव राय ने, और बढ़ने की भी बात करी थी कृष्णदेव राय ने, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन पूछा हुआ है कि देयर वॉज अ प्लेस एंड देयर वॉज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, बिल्कुल सही। उनके टाइम पीरियड पे पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी, तो यहाँ पे ओनली 1 भी ठीक नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी अपने आप ही ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना आना चाहिए, इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 पे है, जाइए रीड आउट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्योंकि देखिए होमवर्क भी करना ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपसे पूरी तरीके से यूट्यूब के वीडियो के सहारे हैं। थोड़ा सा फाइंड आउट करिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है कि महावीर की जो फिलॉसफी है, जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है महावीर की, वो फिलॉसफी क्या है, मतलब वो टीचिंग्स में क्या बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा था द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज़ अ कर्मा, द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड बर्थ इज़ अ कर्मा, मतलब अगर आपका जीवन और मरण और दोबारा से जीवन होना वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ये महावीर का बहुत बड़ा क्या कहते हैं नियम है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगेन पेज नंबर 103 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें ना आपको ध्यान से इसलिए पढ़ने के लिए मैंने कहा है कि शब्दों की हेर फेर इसमें बता रखी है। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। मेरी कोशिश थी कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूं, तो मैं 5 से 7 ही होमवर्क के लिए आपको दूंगा ताकि आप कमेंट करें, और जो कमेंट कर रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेज नंबर क्या कहते हैं इसको देखने के लिए 103 पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है, देखिएगा, ताकि बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बताया हुआ है कि आपको बताना है कि इसमें से सूफिज़्म के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट सही है। सूफिज़्म के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट सही है। दे टर्न टू एस्टेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म, यानी कि मटेरियलिज्म यानी कि अस्तित्व का होना,
देखो दो ही फिलॉसफी इसमें बताने की कोशिश करी गई थी। तो क्या वो उस टाइम पीरियड पे सूफिज़म जो लोग थे, रहस्यमयी लोग थे, वो क्या कहते हैं बहुत ही मटेरियलिज्म को, मतलब बहुत ही रहस्यमय चीज़ों से अपने साम्राज्य को, या मैं कह सकता हूँ कि अपने चीज़ों को बचाना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सही है अगर आपने 6 चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखी होगी। दूसरा, उन्होंने कुरान के इंटरप्रिटेशन का एक्सपीरियंस लेते हुए ही अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। ऑफ कोर्स दूसरा यहाँ पे अमीर खुसरो जो है वो डिसाइफल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, बिल्कुल सही था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, सिजदी जो इसमें लिखा हुआ है कि वो दिल्ली से बिलोंग करते थे, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन 1 2 3 जो है वो सही होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरी लिस्ट है आपके चैप्टर नंबर 6 के ऊपर कि कौन से शेख, कौन से चिश्ती कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है, उसके बाद 46 है, एंड देन 47 है। 47 का तो पूरा ही लिस्ट है, ये हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले थे, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इतना ही कवर करा है, आगे कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। आपको लिस्ट चाहिए इसकी पूरी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे हम लाइव आते रहते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। ट्विटर अगर आप चलाते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो लगभग मैंने 6 से 7 क्वेश्चन दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये वाला दे देता हूँ ताकि आप इसका आंसर तो एटलीस्ट ढूंढ ले। ये तो मैंने अपनी कमेंट्री टैब के अंदर भी क्वेश्चन शेयर करा हुआ था, आप पढ़िए, देखिए, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो जब तक वो हम वीडियो के अगले पार्ट में मिलने की कोशिश करते हैं, तो जय हिंद, जय भारत, आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे। हमारी वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्द ही, क्योंकि हमें 100+ MCQ क्वेश्चंस करने हैं जो लगभग क्या कहते हैं एक सेशन में नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।